बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है पार्टनरशिप। अच्छा जी, अब पार्टनरशिप वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है और इसमें बहुत सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो कवर होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में ही एक बात डिस्कस की थी कि बिजनेस की लीगल फॉर्म्स कितनी है। याद है आप में से किसी को बिजनेस की लीगल फॉर्म्स कितनी है? लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितनी है? ये आप में से कितने लोगों को याद है? बिजनेस की लीगल फॉर्म्स 3 है। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप एंड नंबर 3 कंपनी। यस और नो? रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसा ही है। बिजनेस की 3 लीगल फॉर्म्स। एक होती है बिजनेस की टाइप्स, वो एक्टिविटी के लिहाज से होती है। एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस क्या है? ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस प्रोवाइडिंग है। एक्टिविटी के लिहाज से टाइप्स अलग है और लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अलग है। जब भी कोई आपसे कोई लीगल फॉर्म पूछे तो मतलब क्या है? बिजनेस की लीगल फॉर्म्स 3 है। ठीक है, और इसमें बाकायदा लीगली डिफरेंस है। ऐसा ही है। तो पार्टनरशिप क्या है? आप में से बहुत से लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा होगा लॉ में। किसी को पता है? बहरहाल देखिए, हमें तो अभी क्या कहते हैं, लॉ की तरफ नहीं जाना, लेकिन एक बुनियादी बातें हमें सीखनी है। कुछ डिफरेंसेस हम बुनियादी तौर पे कर लें, और ये डिफरेंस लॉ के हिसाब से नहीं होंगे, ये डिफरेंस अकाउंटिंग के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से जो डिफरेंस बनते हैं मैं यहाँ पर करता हूँ आपके सामने। डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिखा मैंने सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद पार्टनरशिप। ठीक है, और कंपनी। ठीक है, अगर हम ऑनर के लिहाज से बात करें कि बिजनेस के ऑनर यहाँ पर कितने हैं, या ऑनर को किस नाम से पुकारा जाता है। नंबर 1, नंबर्स ऑफ ऑनर्स। तो हम क्या बोलेंगे जनाब? सोल प्रोप्राइटर में ओनली वन, इकलौता, यही अपने बिजनेस का करता धरता है, यही सुबह शटर खोलता है, यही दुकान में बैठता है, यही सेल्समैन है, यही सब कुछ कर रहा है। हाँ, हो सकता है इसने कुछ मुलाजमीन रखे हो, लेकिन तकरीबन हमें एक ही बंदा सारे डिसीजन लेता हुआ दिखाई देगा। एक ही बंदा बिजनेस के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बियर करते हुए दिखाई देगा। ओनली वन।
पार्टनरशिप में आप सब जानते हैं कि पार्टनर्स की तादाद क्या है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। और फिर लॉ अगर अप्लाई करें तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20। ऐसा ही है बेटा, दो पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग दरकार हैं, ऐसा है। और लॉ अगर आप अप्लाई करते हैं तो लॉ में जो लिमिट है वो कितनी है, 20 की। और जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं उनमें कितनी लिमिट होती है, पता है आपको, कितनी होती है, बोलिए। 40 की लिमिट है, 20 से अलाउ है ना मेरे ख्याल से प्रोफेशनल फर्म्स के लिए, ठीक है। और जो 10 आप बोल रहे हो बैंकिंग कंपनीज है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। बहरहाल ये तो अब सारी बातें आपने लॉ में पढ़ी होंगी, हमारी उससे बहस नहीं है। हमारी बहस जो है वो प्योरली उस अकाउंटिंग से है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपनी, इस कंपनी में कितने ऑनर होते हैं, तो कंपनी में एक एक ऑनर भी हो सकता है और एक से ज्यादा, 1 और मोर। सिंगल मेंबर एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स की तादाद जो है, मेंबर्स की तादाद जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो सिंगल मेंबर एंटिटी भी पॉसिबल है और एक से ज्यादा तादाद भी होना पॉसिबल है। सारी बातें आपने अब तक पढ़ ली होंगी, ठीक है। हर चीज को पढ़ने का एक वक्त होता है, तो इसलिए सिलेबस इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि आपके लिए रेलेवेंट बातें अगर आप पढ़ चुके हो तो फिर आपके लिए कुछ और बातें पढ़ना क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, नेम ऑफ ऑनर, ठीक है जी। ऑनर को किस नाम से पुकारा जाता है भाई बिजनेस में, यहाँ बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, ऐसा ही है, या एंटरप्रेन्योर, सोल प्रोप्राइटर, ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, पार्टनर्स। बिजनेस के ऑनर्स क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। यहाँ बिजनेस के ऑनर्स क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, ऐसा ही है बेटा, सारी बातें पता है आपको। अच्छा जी, उसके बाद इक्विटी या कैपिटल, इक्विटी लगा लेता हूँ मेन हेडिंग और उसके बाद नीचे उसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इक्विटी यानी कि कैपिटल, ठीक है जी। तो कैपिटल पार्टनरशिप में कैपिटल ही कहलाता है भाई, सॉरी सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल ही कहलाता है। लेकिन जाहिर सी बात है पार्टनरशिप के अंदर ये सरमाया, ये कैपिटल 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। तो अब झगड़ा, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब लोग बढ़ते हैं तो झगड़ा भी बढ़ सकता है ना आपस में, तनाजात भी हो सकते हैं। तो तनाजात किसके दरमियान होते हैं, दो बंदों के दरमियान होते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये बात तय होना चाहिए ना कि मैंने कितना कैपिटल लगाया, आपने कितना कैपिटल लगाया। तो एक का नाम अगर अली है तो आप बोलेंगे अलीज कैपिटल, ठीक है। एक का नाम हुनैन है तो आप बोलेंगे हुनैन्स कैपिटल। तो मतलब हुनैन ने कितना कैपिटल लगाया, अली ने कितना कैपिटल लगाया, ठीक है। इबाद ने कितना कैपिटल लगाया, इबाज कैपिटल। यस और नो, बोलिए, जवाब दीजिए। तो कैपिटल मीन्स कैपिटल, लेकिन पार्टनरशिप में के अंदर हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स कैपिटल का मतलब क्या, उसके नाम मेंशन करें आप।
पार्टनर्स कैपिटल, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो भी उनके नाम हो, सीज कैपिटल, ऐसा ही है, तो पार्टनर्स कैपिटल बोला जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद कंपनी में इसी कैपिटल, देखिए सब चीजें एक ही हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए सब लोग, मैं जो ये बात क्यों कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई एक इंडिविजुअल ने बिजनेस शुरू किया, तो आपने क्या एंट्री पास की, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, सही है, मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए, समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा, अगर यही बिजनेस कहाँ शुरू होगा, पार्टनरशिप में, तो अगर दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप क्या एंट्री बनाएंगे भाई, फर्ज करें बैंक डेबिट 10 लाख से, बिजनेस में 10 लाख का कैश जनरेट हुआ, ये 10 लाख रुपए अब बिजनेस के हैं, बिजनेस का एसेट है, लेकिन इसको लाने वाले कौन है, दो लोग हैं, तो एक ने कंट्रीब्यूट किया, एस कैपिटल, ए ने कंट्रीब्यूट किया, तो ए का कैपिटल क्रेडिट 5 लाख से, और दूसरा कौन है, बी था, 20 कैपिटल क्रेडिट 5 लाख से, समझे या नहीं। मतलब पहले एक केस में उस 10 लाख रुपए को एक अकेला बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब दो लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बिजनेस को तो 10 लाख रुपए मिले, लेकिन लाने वाला कौन कौन है, उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए। अच्छा जी, लेकिन कंपनी में हम इस चीज को बोलेंगे शेयर कैपिटल। देखिए, कंपनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, कंपनी वाला मामला इस तरीके से, कंपनी बोलती है कि भाई दुनिया में हर बंदा बिजनेस के अंदर क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो अब अगर कंपनी कंपनी कहती है कि भाई अगर आपको 10 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, तो आप 10 लाख रुपए किसी एक बंदे से ना लो, जरूर नहीं किसी एक बंदे से लो, अब 10 लाख रुपए के हिस्से बना दो, उसको बोलो आप शेयर कैपिटल। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए के लाख हिस्से बनाओ, तो एक हिस्सा कितने का होगा, 10 लाख रुपए को डिवाइड करो कितने से, लाख से, एक हिस्सा कितने का बनेगा, 10 रुपए का बनेगा। तो कंपनी बोलती है हम शेयर इशू कर रहे हैं, अब 10 रुपए का एक शेयर खरीद कर कोई भी शख्स हमारे बिजनेस का मालिक बन सकता है, यानी हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बन सकता है। अब किसी की मर्जी एक शेयर खरीदे, मतलब एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है, मिनिमम कितने शेयर खरीदने होते हैं मैं इसकी बहस नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली मिनिमम 500, 1000, 1500, जो भी कंपनी का आईपीओ आया उसके हिसाब से बात होगी। लेकिन अभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं हम सारी की सारी, मतलब कि कंपनी एक शेयर इशू कर रही है 10 रुपए का, तो आप एक शेयर खरीद के एक शेयर के मालिक बन जाओ। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ यार मेरे साथ बिजनेस करो, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आप थोड़ा बैकआउट कर जाओगे, आप डर जाओगे, हो सकता है आप इन्वेस्ट ना करो। लेकिन मैं बोलूंगा यार मेरे साथ बिजनेस करो, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 10 शेयर खरीद लो, आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करो, आप 100 शेयर खरीद लो, तो शायद आप इन्वेस्ट करने के लिए क्या तैयार हो जाओ। और जब शेयर 10 रुपए का हो गया, तो हर बंदा इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग भी हो गया और एबल भी हो गया। थोड़ी इकोनॉमिक्स वाली बात भी कर ले, क्या ख्याल है। तो कंपनी का बिजनेस इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर बंदा इन्वेस्टर बन जाए और हर बंदा उस बिजनेस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ताकि हर किसी से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करके एक बड़ा ह्यूज अमाउंट क्या किया जाए, वो कतरा कतरा क्या बन जाए, समंदर बन जाए। ये वाला मामला है ना। तो होता क्या है, कंपनी शेयर लॉन्च करती है, पैसे एंट्री कंपनी वही बनाएगी, सब सब जगह एंट्री सेम बन रही है, बैंक डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। बस अब देखें, बेसिक अकाउंटिंग सारी की सारी वही है, बैंक एसेट के तौर पर डेबिट, शेयर कैपिटल इक्विटी के तौर पर क्रेडिट। कुछ समझ पा रहे हैं बात को। लेकिन बस फर्क क्या है, आपने कहा मैंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, और हर शेयर के बदले, 1 लाख का मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, आपने कहा मैंने 1 लाख सर्टिफिकेट इशू किए हैं, और हर सर्टिफिकेट के बदले मैंने 10 रुपए क्या किए हैं, हमारे बिजनेस ने 10 रुपए हासिल किए। जब हम लाख को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 मिलियन। यस और बोलिए। तो इस तरह आपके सामने मैंने तीनों एंटिटीज की कर दी, एंट्रीज आपके सामने रख दी। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और कंपनी का भी, क्योंकि कंपनी को भी लाना है फाइनल अकाउंट्स में आपके पास, पता है आपको, आपका जो फाइनल अकाउंट टेस्ट होगा उसमें जो असल फाइनल अकाउंट बनेगा वो कंपनी का बनेगा। तो पिछली 2 अटेम्प्ट से कंपनी का फाइनल अकाउंट आ रहा है बस। तो वहां पर क्या होगा, टर्म्स चेंज हो जाएंगी। वहां पर लफ्ज फिर कैपिटल इस्तेमाल नहीं होगा, फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, भाई सब कुछ वैसा ही बनता है, एसओसीआई एसआरपी सब कुछ वैसे की वैसी बनती है, सिर्फ टर्म चेंज होगी। इसका मतलब क्या है, एक फाइनल अकाउंट्स का हमारा एक बड़ा अच्छा सा राउंड अभी बाकी है, जिसमें हम पास्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप कंपनी के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो वहां पर आप इक्विटी में लफ्ज कैपिटल इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करोगे बताओ, सब लोग बोलो। अभी आपने सीखा है। यस, इक्विटी में आप क्या इस्तेमाल करोगे, शेयर कैपिटल। समझे बात या नहीं? ओके जी, गुड, जबरदस्त। चलिए, अच्छा इसके बाद एक बात और होती है, वो होती है नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल की नेचर क्या है? अच्छा जी, हम बोलते हैं नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग, normally fluctuating but may be fixed। कि कैपिटल की जो नेचर है वो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग होती है, लेकिन फिक्स भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी आप बोलेंगे सर ये फ्लक्चुएटिंग और फिक्स क्या होता है? ऑब्वियसली उसी पर ही बात करनी है हमने। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनरशिप में जो कैपिटल की नेचर है वो नॉर्मली फिक्स्ड है, बट मे बी फ्लक्चुएटिंग। ठीक है जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, कंपनी। कंपनी में कैपिटल इज व्हाट ऑलवेज फिक्स्ड। कंपनी में फ्लक्चुएटिंग की गुंजाइश ही नहीं, कंपनी का कैपिटल हमेशा फिक्स होता है। तो आप मुझसे सवाल करेंगे भाई ये सिर्फ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या देंगे? आप मुझे बताएं, जो प्रॉफिट आता है आप उसको कहाँ ऐड करते हैं? जब नेट प्रॉफिट आता है तो एसएफपी बनाते वक्त आप उसको कहाँ ऐड करते हैं? एसएफपी में। कैपिटल में ऐड करते हैं ना, कैपिटल में ऐड करते हैं ना, बताइए। यस और नो? और उसमें से ड्राइंग्स करते हैं, लेस कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? क्या कहेंगे बेटा? ऐसा ही है। तो अब कैपिटल की शक्ल चेंज हो गई ना। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपने 8 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और आपने 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स कर ली, बताइए अब आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कैपिटल 8 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, 2 लाख की ड्राइंग्स कर ली, तो व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल?
10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 8 लाख का प्रॉफिट कमाया और 2 लाख की ड्राइंग्स कर ली, व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल? 16 लाख रुपए। तो अब आपका कैपिटल जो है वो ओपनिंग से तब्दील होकर कितना हो गया? अब जब ये कंटिन्यू इस तरह सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, अगले साल इसमें प्रॉफिट और ऐड होगा, ड्राइंग लेस होंगी, तो कैपिटल क्या कर रहा है? अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। यस और नो? कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है। सही है। ऐसा ही है। अब जो फिक्स कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल फिक्स होने का मतलब क्या है कि आपकी जो एसओएफपी है या जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये शो करे, एसओएफपी, के आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना 1 मिलियन की, 1 मिलियन ही कैपिटल के तौर पे दिखाई दे, और प्रॉफिट जो है वो उससे हटकर दिखाई दे एक और लाइन में, सेपरेट लाइन। यानी आपकी एसओएफपी कैपिटल शो करे 1 मिलियन से और प्रॉफिट शो करे 8 लाख से, उसमें ड्राइंग लेस हो जाए कितने की? 2 लाख की। तो 8 लाख माइनस 2 लाख कितने बचे? 6 लाख। तो 10 लाख आपका कैपिटल शो हो और 6 लाख रुपए जो हो आपका क्या कहते हैं इक्विटी के तौर पे जो हो वो प्रॉफिट वगैरह क्या हो जाए, शो हो जाए इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ के दिखाना, ये कहलाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। प्रॉफिट कैपिटल पे ड्राइंग और प्रॉफिट का इफेक्ट लेने से जो क्लोजिंग कैपिटल आता है उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। और जो प्योर इन्वेस्टमेंट है जो आपने की है उसको अलग दिखाना और प्रॉफिट को अलग लाइन में दिखाना, यानी मतलब प्रॉफिट को कैपिटल से अलग करके दिखाना एसओएफपी में, ये क्या कहलाता है? फिक्स कैपिटल। मैं इसकी प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल देता हूं। मैं अभी अगर वर्बली बात समझ नहीं आ रही तो मैं इसको आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। ये बात अभी हम कर लेते हैं, लेकिन एक आपको आइडिया दे दिया इस चीज का। फिर इसको देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी कवर करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके सामने आ गया कि नेचर ऑफ कैपिटल नॉर्मली क्या है। आपने अब तक देखे सोल प्रोप्राइटर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या किया आपने? प्रॉफिट कहाँ ऐड किया? प्रॉफिट कहाँ ऐड किया? कैपिटल में ऐड किया। ठीक है जी। तो अब यहां पर मैं लिखता हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, यानी इसी बात को ये समझाएगा आपको। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का ट्रांसफर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होगा? हम बोलेंगे भाई प्रॉफिट पार्ट आमतौर पे सोल प्रोप्राइटर में हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बाय नेचर फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप वाले केस में हम एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं प्रॉफिट के लिए, उसको हम नाम देते हैं किसका? करंट अकाउंट का। ठीक है जी। अब ये करंट अकाउंट क्या है आपके सामने आना है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। यस सर, रिस्पॉन्स दे सब लोग। यानी सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनरशिप में प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? करंट अकाउंट में। अच्छा जी, ओके। और कंपनी वाले केस में प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? उस अकाउंट का एक स्पेशल नाम है, उसको हम नाम देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, या इसको बाज लोग क्या कहते हैं? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हमारे एक तरह से ये कंपनी क्या है? सेविंग्स है, मतलब वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है, जो अब तक शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। रिटेन अर्निंग्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हो सकता है आपने ये लफ्ज लॉ में पढ़ ली हो, लेकिन इनका प्रैक्टिकल आइडिया भी आपको अकाउंटिंग में हो जाएगा। तो शायद अगर कोई बात देखिए, मसला क्या है, लॉ जो आप पढ़ते हैं बाज दफा
वो आपको क्लिक ना होने की वजह ये भी है कि आपका इन अल्फाजों के बारे में कोई एक्सपोजर नहीं है कि रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो फिर आपको डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है बातें समझने में, समझे। और जिस टाइम बार आप उसको शुरू कर रहे होते हैं ऑब्वियसली उस टाइम पे आपकी अकाउंटिंग की बेसिक भी चल रही होती है, अभी अकाउंटिंग भी इतनी डेवलप नहीं होती, तो हर चीज साथ साथ चलती है और वक्त के साथ साथ चीजें डेवलप हो जाती हैं और इंसान के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। बस शर्त है कि बंदा जो है वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ता रहे चीजों को। ऐसा ही है। तो ये अल्फाज पढ़े आपने, रिटेन अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स की कोई बात पढ़ी आपने? रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व्स, ऐसी कोई अल्फाज आपको पढ़ने को मिले हों? रिस्पॉन्स देना बेटा। बताइए। जी जनाब, उसके बाद प्रॉफिट विड्रॉल, अच्छा प्रॉफिट विड्रॉल जो है वो क्या है, हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बोलते हैं, अगर पार्ट अगर ऑनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइंग्स का नाम देते हैं, यस और नो। और ड्राइंग क्या है, इक्विटी यानी कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल है, यस और नो। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप में भी इसको हम बोलेंगे पार्टनर्स ड्राइंग्स, मतलब वही जैसे एस कैपिटल बीस कैपिटल, इस तरह एस ड्राइंग्स, बीस ड्राइंग्स, अलीज ड्राइंग्स, ये बास ड्राइंग्स, ठीक है ना। पार्टनर्स ड्राइंग्स, अमान्स ड्राइंग्स है भाई, अमान आया है, पार्टनर्स ड्राइंग्स। लेकिन मसला सारा ये है बेटा, कंपनी वाले केस में, कंपनी वाले केस में शेयर होल्डर्स के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कंपनी से पैसा मांग सके। आपने आपने कंपनी को कॉल की, बोला हाँ भाई पैसे भेज दो, मेरे घर मेरे बच्चे को पिज्जा खाना है, वो पिज्जा की फरमाइश कर रहा है, हाँ भाई पैसे भेज दो मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकते कंपनी से, उसका एक प्रोसीजर है। तो कंपनी में डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। कंपनी में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, प्रॉफिट विड्रॉल और इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ड्राइंग्स वाला मामला ऐसे है कि आपकी मर्जी है, जब जब दिल करे ड्राइंग कर लो, इसलिए नाम ड्राइंग इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कंपनी में लफ्ज ड्राइंग इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वहां पर मर्जी नहीं चलती, वहां पर एक फॉर्मल प्रोसीजर है। वहां डिविडेंड डिक्लेयर होगा, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वही चीज कंपनी के अंदर डिविडेंड के नाम से जानी जाती है। अब आप मुझे बताएं, आप ड्राइंग कहाँ से लेस करते हैं? आप एसओएफपी बनाते वक्त ड्राइंग कहाँ से लेस करते हैं? कैपिटल में से, ऐसा ही है। लेकिन एक उसूल समझ लीजिएगा, ड्राइंग या डिविडेंड हमेशा वहीं से लेस होंगे जहां प्रॉफिट का ट्रांसफर होगा। तो जहां प्रॉफिट्स वहां ड्राइंग्स। अगर कैपिटल फिक्स है तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में नहीं है। फिर प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कहां पर है? कंपनी का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में है। पार्टनर्स का प्रॉफिट कहां पर है? करंट अकाउंट में। तो फिर ड्राइंग्स भी कहां चार्ज होंगी? करंट अकाउंट पर। किस में से लेस होंगी? इसमें से लेस होंगी। डिविडेंड किस में से लेस होगा? रिटेन अर्निंग्स में से लेस होगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक किससे? प्रॉफिट से। तो जिस इक्विटी अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होगा, उसी इक्विटी अकाउंट पर ड्राइंग और डिविडेंड का इफेक्ट आएगा। तो अगर हाँ, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है
तो फिर तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कहाँ पर है, कैपिटल में ही ऐड हो रहा है, तो ड्राइंग भी वहीं से लेस हो जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं हो रहा, बल्कि उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, तो फिर ड्राइंग्स का इफेक्ट या डिविडेंड का इफेक्ट भी वहीं जाना चाहिए। ये तमाम बातें बड़ी बुनियादी बातें हैं और ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ऐसा ही है, यहां तक सारी बात क्लियर होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ, ये बुनियादी मैंने ये डिफरेंस तो बहुत सारे होंगे बेटा, वो आप अकाउंटिंग के, मैं तो अकाउंटिंग की एंट्री के लिहाज से डिफरेंसेस कर रहा हूँ, लीगली डिफरेंस होंगे, लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन कितनी है, ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मतलब वो एक अलग डिस्कशन है, वो मैं नहीं कर रहा इस वक्त, जहां पर आपसे डिटेल डिफरेंस मांगा था। मैंने अभी जो डिस्कशन आपसे किया है वो डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री बनाने के लिहाज से है या एडजस्टमेंट बनाने के लिहाज से, ताकि तीनों किस्म की एंटिटीज की आपको, तीनों किस्म की बिजनेस की जो लीगल फॉर्म्स है उनकी अकाउंटिंग करने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग आप सीख गए, बस आपको बस फर्क समझाना है कि हाँ मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूँ, किसी सोल प्रोप्राइटर की कर रहा हूँ, या किसी पार्टनरशिप की कर रहा हूँ, या किसी कंपनी की कर रहा हूँ। बोलिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको जहां तक समझ में आई हो। चलें, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, और इसको आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलने का मतलब ये है कि मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस। तो आप भी अपने रजिस्टर में क्या करें, दो कॉलम बना लें ऐसे, एक तरफ लिखें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, और एक तरफ लिखें फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, सही है बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम SOFP एक्सट्रैक्ट्स, असल में इफेक्ट कहाँ दिखाना है, SOFP में दिखाना है, तो SOFP एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। ठीक है। अच्छा जी, SOFP एक्सट्रैक्ट्स क्या है, अब मल्टीपल ईयर्स के बना रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल 2018, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था 1 मिलियन, ये ओरिजिनल कैपिटल है, यहाँ से बिजनेस शुरू हुआ था। इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो आपने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे कितना बताया था हमने, 8 लाख रुपए, और लेस कर दी आपने क्या, ड्राइंग्स, 2 लाख रुपए से। तो इस तरह आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा कितना, 16 लाख रुपए, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद 2019 हमने जब 2019 शुरू किया तो जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल था वो हमारा इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग कैपिटल बन गया। अब कोई भी इस कैपिटल को देख के बता नहीं सकता कि आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, यस और नो। यानी कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐड किया नेट प्रॉफिट, ₹12 से लेस कर लिया आपने ड्रॉइंग्स, ₹4 से। तो अब आपके क्लोजिंग कैपिटल की शक्ल क्या बन गई बेटा, 16 लाख प्लस 12 लाख माइनस 4 लाख, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 24 लाख, 2,400,000, ठीक है जी। अब ये अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट ऐड होगा, ड्रॉइंग लेस होंगी, यस और नो, रिस्पॉन्स करें। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास बेटा, उसके बाद 2018 क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हमने कैपिटल दिखाया कितना, 1 मिलियन का, ठीक है जी। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो उसके लिए आप अक्यूमुलेट प्रॉफिट के टर्म इस्तेमाल करेंगे। आप लिखें अक्यूमुलेटेड, यानी आप प्रॉफिट को कैपिटल से अलग अलग करके दिखा रहे हैं। पार्टनरशिप है तो आप कौन सी टर्म इस्तेमाल करें, करंट अकाउंट की, और अगर कंपनी है तो कौन सी टर्म इस्तेमाल करें, रिटेन अर्निंग्स की, ठीक है ना। और कंपनी के लिए टर्म अक्यूमुलेट प्रॉफिट भी इस्तेमाल हो सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ, 8 लाख रुपए, इसी में से ड्रॉइंग लेस कितनी, 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट कितना आ गया, 6 लाख रुपए। तो इस तरह हम इक्विटी को यहाँ पे 2 लाइंस में दिखाएंगे। मतलब इक्विटी का मतलब क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो अलग दिखाई दे रही है, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमने फल हासिल किया है, ग्रोथ हासिल की है, वो हमें अलग दिखाई दे रही है। तो इस तरह कोई भी देखने वाला आसानी समझ सकता है कि इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली कितनी हुई थी और बिजनेस ने असल में कितना कमा के इक्विटी को ग्रो किया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा। 2019, ठीक है जी। अब कैपिटल, कैपिटल वही 1 मिलियन शो होगा। यहाँ पर क्या आएगा, accumulated प्रॉफिट, जिसका ओपनिंग बैलेंस 6 लाख था, 6 लाख में इजाफा होगा 12 लाख का, जो कि इस साल का प्रॉफिट है, उसी में ट्रांसफर कर दिया, और ड्राइंग्स होंगी 4 लाख से कमी आ गई, और यहाँ आंसर बन जाएगा 1,400,000। यानी आपको आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल की शक्ल में और आपकी बिजनेस की ग्रोथ जो प्रॉफिट्स की शक्ल में 2 साल में आपने कमाए हैं, और 2 साल के प्रॉफिट्स जो आपके पास रिटेन रखे हुए हैं वो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी टोटल इक्विटी कितनी दिख रही है एसओएफपी में, 24 लाख। बस इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉफिट को इक्विटी से अलग करके, प्रॉफिट भी इक्विटी है लेकिन मतलब जो ओरिजिनल आपकी जो लगाई हुई इन्वेस्टमेंट थी उसको अलग दिखाना है, और प्रॉफिट को अलग करके दिखाना है, 2 हिस्सों में तोड़ के दिखाना है कैपिटल को आपके। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है?
अब सवाल बड़ा सिंपल सा यहाँ पे उठता है कि सर क्या इधर तो हम इसको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, इधर तो हम इसको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन क्या फिक्स कैपिटल में इस 1 मिलियन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा? ये एक सवाल है। क्या फिक्स कैपिटल में हम इसको कभी चेंज होता हुआ देखेंगे नहीं? ये सवाल यहाँ पे उठ जाएगा, क्या फिक्स कैपिटल में हम इसको कभी चेंज होता हुआ नहीं देख पाएंगे? जवाब इसका यस, ये चेंज हो सकता है। उसके चेंज होने की एक शर्त है, आप मजीद इन्वेस्टमेंट लाएं। मतलब अगर आपके बिजनेस में 2020 में 5 लाख की और इन्वेस्टमेंट की, तो आपने एंट्री क्या बनाई? बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो अब तो एंट्री में कैपिटल की एंट्री आ गई ना। तो हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल में कैपिटल जब ही चेंज होता है जब आप मजीद इन्वेस्टमेंट करें, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें या बिजनेस से इजाफी इन्वेस्टमेंट करटेल कर लें। ये मैंने शुरू में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो। यानी अगर ये एंट्री बनती है बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट या कैपिटल डेबिट बैंक क्रेडिट, तो फिर इस पे इफेक्ट आएगा फिक्स कैपिटल। मतलब फिक्स कैपिटल पे इफेक्ट जब आता है जब आप मजीद इन्वेस्टमेंट लेके आए या बिजनेस से इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लें। प्रॉफिट विदड्रॉ करना अलग बात है, इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करना अलग बात है। तो इस तरह ये बड़ी आसानी से तमीज हो जाएगी कि बंदा प्रॉफिट विदड्रॉ कर रहा है। अगर प्रॉफिट विदड्रॉ कर रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलेगा, और इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर रहा है तो उसको कर्टेल, कैपिटल कर्टेलमेंट या कर्टेल ऑफ कैपिटल बोल सकता है कि आपने अपना कैपिटल कर्टेल कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि फिक्स कैपिटल में भी इधर चेंज आ सकता है, और वो चेंज आने की एक ही वजह होगा, एडिशनल कैपिटल या कर्टेल ऑफ कैपिटल। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा सारी बातें? ऐसा ही है। जवाब दीजिए आप सब। बोलिए बेटा। कोई मसला हो तो बताइए यहाँ तक। अच्छा, मैंने क्या बताया था, पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब बहुत सारे टॉपिक्स क्या हैं, पार्टनरशिप में बहुत सारे इश्यूज होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। कि एक बिजनेस है, वो सोल प्रोप्राइटर था, अब उसमें एक दूसरा सोल प्रोप्राइटर शामिल होना चाहता है। मतलब 2 सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाहते हैं, या 2 पार्टनरशिप बिजनेस मिलकर एक नया पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं हम अमालगमेशन। ठीक है। अच्छा, एक पार्टनरशिप बिजनेस किसी और पार्टनरशिप बिजनेस से टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं हम लिक्विड, यानी एक बिजनेस की लिक्विडेशन हो गई। बिजनेस आपने खत्म कर दिया, बेच दिया, कोई और ले गया आपका बिजनेस, इसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप दो दो पार्टनर हैं, तीसरा कोई शख्स आपके बिजनेस में आना चाहता है बतौर पार्टनर, इसको हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर एडमिट हो रहा है। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर बोलता है बस मैंने बहुत कर लिया बिजनेस, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो अपना हिस्सा लेके जाना चाहता है, अलग होना चाहता है, या डेथ ऑफ पार्टनर, उस वजह से वो जाना चाहता है, सो ऑन। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, अकाउंटिंग इन सब इश्यूज की है। लेकिन फिल वक्त इन जितने भी इश्यूज के मैंने नाम लिए, इनमें से किसी एक की भी अकाउंटिंग आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि आप पूरे सीए के कोर्स का पार्ट ही नहीं है। ठीक है ना। ये प्रीवियसली आईए के कोर्स का पार्ट थी। अगर आपको पार्टनर, यानी जब आप अपने पास पेपर्स देखें, और अगर उन पास पेपर्स में आपको कहीं भी अमालगमेशन, लिक्विडेशन, रियलाइजेशन अकाउंट इस तरह के लफ्ज देखने को मिले, तो समझ जाइएगा ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, करंट सिलेबस में ये टॉपिक्स मौजूद नहीं है। पहले पार्टनरशिप का टॉपिक बड़ा तवील था, आईए में, आईए से एफएआर 1 में शिफ्ट किया, एफएआर 1 में ले गए, काफी अर्सा वहां चलाया, उसके बाद एफएआर 1 से भी खत्म कर दिया पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप सिर्फ आईए में रह गई है,
और सिर्फ इतनी रह गई है कि एक काम करना सीखना है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक तनाजा क्या करना है, निपटाना है, यानी मसला कश्मीर निपटाना है। मसला कश्मीर का मतलब क्या, कश्मीर पर हक जो है वो दो बंदे क्या कर रहे हैं, जताते हैं अपना हक कि भाई इंडिया कहता है हमारा है और पाकिस्तान कहता है हमारा है। अब बेचारा कश्मीर बीच में फंस गया है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम ऑब्वियसली पाकिस्तानी, हम बोलेंगे हमारा है, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का है, प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का है। बोलो, अगर पार्टनरशिप चल रही है तो प्रॉफिट फिर किसी एक पार्टनर का होगा? नहीं ना, जितने पार्टनर्स हैं उन्हीं का प्रॉफिट है ना। तो अब मसला किस चीज का हुआ, मसला इस चीज का हुआ कि अब ये प्रॉफिट उन पार्टनर्स के दरमियान तकसीम कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपका मेन इशू है, ये डिस्कस करना है आपसे। अब ये बताओ, एंटिटी कोई सी भी हो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट निकालने का तरीका तो एक ही होगा ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट आ गया, दैट्स ऑल। अब कोई शख्स ये तो नहीं बोलेगा ना सर आपने प्रॉफिट निकालना तो सिखाया नहीं पार्टनरशिप में। ये बताओ मुझे आप, प्रॉफिट सर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो सिखा दिया, लेकिन सर ने प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाया पार्टनरशिप का। तो भाई पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, हैं कंपनी हो, प्रॉफिट तो एक ही तरीके से निकलेगा। एसोसिएट तो वैसे ही बनेगी, फॉर्मेट का मसला हो सकता है, फॉर्मेट का फर्क हो सकता है, फॉर्मेट का इशू नहीं है। एंड रिजल्ट रेवेन्यूज में से क्या होंगे, एक्सपेंसेस ही माइनस होंगे ना। ये नहीं होगा, पार्टनर ये नहीं बोलेगा ये मेरी सेल है तुम्हारी सेल, नहीं, सेल पे झगड़ा नहीं होगा, सेल तो पूरे बिजनेस की होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी पूरे बिजनेस की होगी। जब एंड रिजल्ट आएगा, बिजनेस ने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो उस प्रॉफिट पे तनाजा होगा, हाँ भाई इसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है और मेरा हिस्सा कितना है। तो ये झगड़ा आपने निपटाना है जरा, कि पार्टनर्स के दरमियान कोई इशू क्रिएट ना हो, पार्टनर्स के दरमियान उनका जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से क्या हो जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है एज पर एग्रीमेंट। तो इसमें पहले तो तय कर लें कि प्रॉफिट आ कैसे रहा है, ये ना हो कि बाद में आप बोले सर आपने तो प्रॉफिट बताया नहीं कैसे आ रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप, उसने फाइनल अकाउंट्स को कनेक्ट कर दिया था पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। और मेजोरिटी बच्चा जो है वो इस क्वेश्चन को छोड़ आया था इस चक्कर में कि हमने तो पार्टनरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट सीखे नहीं थे। यार कितनी अजीब बात है, एसओसीआई जो है वो वैसे की वैसे बननी थी, नेट प्रॉफिट आ गया। अब वो नेट प्रॉफिट इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपको सिखा दिया था, एसेट साइड भी वैसे की वैसे बननी थी, इक्विटी साइड पे दिखाना था कि भाई कितने कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला, उसने कितनी ड्राइंग्स की। तो समझ लो यार, अगर एक बंदा ये बोलता है कि पार्टनरशिप का हमने फाइनल अकाउंट नहीं किया, तो फिर भी उसकी जो जो उसके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उसकी बना पर उसको 70 से 80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारा मसला अजीब गरीब मामला। बहरहाल, तो ये आपके सामने एक पॉइंट मैंने रख दिया है, इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह अपना कल का डिस्कशन शुरू करेंगे, और वो डिस्कशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में टॉपिक की डिलीवरी है, ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक की प्रैक्टिस है बस। तो आई कैप ने आपकी जिंदगी आसान की हुई है यहाँ पर। अगर ये पार्टनरशिप फुल टॉपिक होता ना, यकीन करो इस पार्टनरशिप को करवाने में 20 से 25 दिन चाहिए होता, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, अमालगमेशन, लिक्विडेशन सब कुछ शामिल हो। लेकिन अभी कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो या तो पार्टनरशिप का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है, या फिर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया
तो जिस तरह लास्ट सेशन में लॉन्ग क्वेश्चन आया, उसने कनेक्ट कर दिया किसमें, फाइनल अकाउंट में, इफेक्ट दे दिया बस। नंबर तो उसकी कमी थे पार्टनरशिप के, बाकी नंबर तो फाइनल अकाउंट्स के थे, एडजस्टमेंट्स के थे। तो बेटा अप्रोच बनानी है, क्लियर करना है अपने आप को कि भाई हमने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह करेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।